हे गाइस, आपका स्वागत है आरओ भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में। आज हम सामान्य अध्ययन में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की मैराथन क्लास करेंगे। जी हाँ, यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पर आधारित आज की हमारी मैराथन क्लास होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको ये पसंद आती हैं। इन मैराथन क्लासेस पर एटलीस्ट आप अपना रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा दीजिए। बस आपको लाइक एंड शेयर ही करना है ताकि मैं आपको रेगुलरली इन मैराथन क्लासेस को प्रोवाइड करा सकें हम आपको। चलिए अब हम चेक करते हैं कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में या सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा भी करेंगे इन पर, उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है, साल 2023 का यूपी का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन लेंगे, एक परिचय, उसमें से भी बहुत प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री पर, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का वो हिस्सा इतिहास का जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में घटित हुआ है। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये चार टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाते हैं। यूपी का राज्य व्यवस्था, प्रशासन को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो नगरीकरण है या आप कहेंगे कि जनगणना है, या उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र, इन पर कुछ स्पेसिफिक सवाल आते हैं, उनको भी आज के सेशन में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2023। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी एक चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, चौथा बाघ अभयारण्य बनाया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 टाइगर रिजर्व थे। कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमानगढ़, ये 3 टाइगर रिजर्व थे। और चौथा अब ऐड कर लीजिए, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश का 4th। और आपसे पूछ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चित्रकूट जिले में है ये याद रहेगा आपको। सवाल आता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर करेंगे हम, 55 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में भारत में। लेटेस्ट कौन से हैं? इससे पहले प्रश्न में आता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं? 173 बाघ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले टाइगर्स की है। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली। धौलपुर करौली जो है ये राजस्थान में है, और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 55, 54 एटलीस्ट आप जरूर याद रखेंगे। तो विश्व भर के 75% से ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये डेटा आपको देखने को मिलेगा कि विश्व में 70% से ज़्यादा, कहीं पर आपको मिलेगा विश्व में 80% जो टाइगर्स हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। तो 70 से ऊपर ही हैं, चाहे वो 75 दे दे चाहे 80 दे दे, आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स भारत के अंदर ही हैं। और अभी ये संख्या कितनी है? नवीनतम जो रिपोर्ट है बाघों की गणना की, वो 2022 की है। इसके अकॉर्डिंग भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। 3167 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक एलिफेंट रिजर्व भी बनाया जा रहा है, तराई एलिफेंट रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व। अब ये देखिए, तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के जो दुधवा पीलीभीत है, इसमें स्थापित होगा, ये याद रखिएगा। तो इसके साथ ही भारत में ओवरऑल कितने एलिफेंट रिजर्व हो जाएंगे? 33। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? 33। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55, जिसमें से टाइगर रिजर्व में से 4 तो यूपी के अंदर है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश का जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर है वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। और इसमें भी एक चीज़ आप याद रखेंगे, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर, इसका नाम क्या है? योटा D1। इसको याद रखिए, योटा D1 यही है हाइपर स्केल डेटा सेंटर। तो योटा D1 वर्तमान में ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क में बनाया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी, अब ये यमुना प्राधिकरण जो है ये नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा, इसने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। सबसे बड़ी बात ये पर्यावरण अनुकूल है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती, सामान्य रोड सड़कों पर ही चलेगी ये। इसके अलावा डिजिटल कुंभ संग्रहालय की भी शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग के अंतर्गत, विभाग का नाम याद रखिएगा, पर्यटन विभाग के अंतर्गत डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक एक उल्लेखनीय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो विजिटर्स होंगे उनको एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, प्रसिद्ध कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को एक तरीके से लोगों के सामने रखना होगा। अब उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पर हम आपके लिए अलग से एक और क्लास लेकर के आएंगे सेपरेट। अब यहाँ पर थोड़े करंट अफेयर्स को हम यहाँ ज़रूर शामिल करेंगे। उत्तर प्रदेश ने शुरू की है सुरक्षित शहर परियोजना। परियोजनाओं के नाम अवश्य याद रखेंगे आप कि कौन सी परियोजना यूपी की है। सुरक्षित शहर, ठीक है, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी का है। इसके अंतर्गत जो है
शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसमें गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जो 17 नगर निगम हैं, सरकारी और गैर सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान हैं और निजी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना से संबंधित है सुरक्षित शहर परियोजना। कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है वो इत्र उत्पादन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। तो इत्र उद्योग जो है यहाँ पर ज़्यादा है। इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो कन्नौज का इत्र जो है ये एक जिला एक उत्पाद, यानी एक जिले से एक ही प्रोडक्ट के अंतर्गत ये इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा लखनऊ चिड़ियाघर जो है, लखनऊ चिड़ियाघर को कुकरेल में स्थानांतरित किया जाएगा। अब इसमें कुछ तथ्य जरूर याद रखेंगे आप। लखनऊ में बहुत पुराना एक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। इसका नाम पूछा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का इसका लोकप्रिय नाम क्या है? लखनऊ चिड़ियाघर है ये, ठीक है। दोनों में से किसी का भी नाम लखनऊ चिड़ियाघर देकर के ये नाम पूछ सकता है या ये नाम देकर के इसका ये वाला नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको शिफ्ट किया जा रहा है को अब जो है नरही में वर्तमान स्थान से लगभग 12 किलोमीटर की दूर पर जो कुकरेल वन क्षेत्र है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा यूपी का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यूपी का पहला है, तो ये आ सकता है प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ चिड़ियाघर है उसके परिसर में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बन रहा है, ठीक है। इस संग्रहालय में लाखों साल पहले मौजूद पक्षी और जानवरों की जो विलुप्त और लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। अगला देखिए, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क की कनेक्टिविटी दी जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया परियोजना है, इसको याद रखेंगे। और इसमें याद रखेंगे कितने अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं, इसमें 19 हैं, ठीक है। 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। बाद में सूची में और अधिक खिलाड़ियों को जोड़े जाने की, मतलब इसमें प्लस भी हो सकते हैं, और ठीक है। अब इसमें कौन कौन शामिल है? भारतीय क्रिकेटर हैं, भुवनेश्वर कुमार का नाम है इसमें, प्रवीण कुमार का, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। चलिए यहाँ तक यूपी का करंट अफेयर्स हुआ। अब हम उत्तर प्रदेश का एक परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय क्या है? मैंने आपसे कहा है कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है हम अलग से सेपरेटली लेके आएंगे, यूपी जीके का, वो आपकी परीक्षा से पहले आपको मिल जाएगा। तो इसमें अब देखिए, सबसे पहले हम भारत जो देश है हमारा, उससे कंपैरिजन करेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन पर आधारित भी प्रश्न इसमें आ जाते हैं। कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एक सामान्य प्रश्न है, ये आता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यूपी का अगर देखें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें, इसके कंपैरिजन में कितना है, तो इसकी तुलना करेंगे हम। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इसी के साथ भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करो, उत्तर प्रदेश में कुल उत्तर प्रदेश को बांटा गया है 18 डिवीजन्स में और 75 जिलों में, ठीक है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 डिवीजन। भारत विश्व में अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कहा जाता है भारत को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तुलना हम बाकी राज्यों से करेंगे। अंदर उत्तर प्रदेश, भारत में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में किसी राज्य का है तो वो है राजस्थान। क्षेत्रफल के मामले में पूरे भारत का 10% एरिया कवर करता है राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और फोर्थ नंबर पर है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में भारत अगर देखेंगे विश्व में प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, चीन सेकंड पर हो गया है। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है। 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है। 19 करोड़ 98 लाख। उत्तर प्रदेश के मैप पर नज़र डालेंगे, उत्तर प्रदेश है कहाँ और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कहाँ कहाँ से पूछता है। देखिए यहाँ पर, देखिए इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये देखिए यूपी कहाँ पर है, ये है यूपी।
ये है यूपी। अब यूपी है तो यूपी के आसपास के क्षेत्रों को हमें देखना होगा। यूपी से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सटे हुए हैं या अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे देखो छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, झारखंड टच कर रहा है, बिहार टच कर रहा है, इधर नेपाल देश है, और इधर देखो उत्तराखंड टच कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये हिमाचल टच कर रहा है और हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए इतने सारे में। आइए इन तथ्यों को अब देख लेते हैं, कुछ और भी देख लीजिए। अब ये है यूपी वाला मैप एक्चुअल। उस मैप को अगर आप जूम करके देखेंगे तो एक सबसे ऊपर ये आपको जिला दिख रहा होगा सहारनपुर, एक यहाँ जिला दिख रहा होगा शामली, ठीक है। इधर आप आएँ, इधर दिख रहा होगा बलिया, ठीक है। इधर आपको ललितपुर, इधर सोनभद्र। इनके बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखो यूपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी की स्थापना कब हुई थी? यूपी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर वर्ष 2000 को। विभाजन का मतलब है उत्तर प्रदेश के कुछ 13 पहाड़ी जिलों को हटा करके क्या किया गया था, एक अलग ही राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। तो जब उत्तराखंड को क्रिएट किया गया यूपी से काट करके, तो वो 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड का शुरू में नाम उत्तराखंड नहीं था, जब उसे क्रिएट किया गया वर्ष 2000 में तो उसका नाम उत्तरांचल था। 6 साल बाद उसका नाम में परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो 2006 तक उसका नाम आपको मिलेगा, देखिए उत्तरांचल, और इसका नया नाम जो वर्तमान में उत्तराखंड है, ये इसका नया नाम है जो 2007 में इसको मिला था, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के नामकरण पे प्रश्न आते हैं। देखिए वर्ष 1836 में अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों के अधीन इसका जो नाम था उत्तर प्रदेश का, वो था उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था ये। और 1877 में इसका नाम चेंज करके उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध किया गया। 1902 में फिर रीनेम किया गया, इसका नाम किया गया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। इसके अलावा 1937 का नाम भी आपसे काफ़ी पूछा गया है। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया, और 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। समझ में आ गया। तो ये आप जो देख रहे हैं ये भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक्चुअली आपके सामने कुछ ज्योग्राफी है, ठीक है, कुछ हिस्सा ज्योग्राफी का है ये उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी शुरुआत में अगर हम देखेंगे, पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो 1836 से 1858 के बीच में आगरा हुआ करती थी। उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद को बनाया गया 1858 से लेकर 1921 तक, और 1921 के बाद वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखो हमने पूर्वी जिले देखे थे, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी या कुछ जिलों के नाम आपको मैंने बताए थे कि इन जिलों पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये यूपी का ब्लैंक मैप देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये क्या है, सहारनपुर। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। शामली ये सबसे पश्चिमी जिला है। इसके अलावा यहाँ पर आओ, इसके अलावा बलिया सबसे पूर्वी जिला है। इसके अलावा सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है यूपी का। ललितपुर नहीं है सबसे दक्षिणी, याद रखिएगा ये ललितपुर है, ठीक है। तो फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पूर्वी जिला बलिया उत्तर प्रदेश का, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र रहेगा। भारत में ऐसा स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो ये गोरखपुर है। न्यूनतम वर्षा वाला मथुरा है। और भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं स्पर्श करने वाला, भारत में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों की सीमाएं स्पर्श करने वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश ही है। कौन कौन से हैं ये राज्य, अब इनको भी देख लीजिए। यहाँ पर हमने अभी आपको डिस्कस किया ही था, वैसे ये फिर से देख लीजिए एक बार। इसमें देखें, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 दिल्ली वैसे यूटी है, ठीक है। 5वां है राजस्थान, 6ठा है मध्य प्रदेश, 7वां है छत्तीसगढ़, इसके अलावा 8वां है झारखंड और ये बिहार। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो 8 राज्य हैं। हरियाणा भी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक यूटी है। कुल मिलाकर के आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश को टच करने वाले राज्य एवं यूटी की कुल संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएंगे कुल। राज्य और यूटी को एक साथ पूछेगा, और खाली राज्य पूछेगा तो 8 देने हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। सोनभद्र जिला, देखिए जो सोनभद्र है, एक सेकेंड, जो सोनभद्र जिला है,
सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, ठीक है। 4 राज्यों की कौन कौन सी? एक तो देखो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनकी बाउंड्री को टच करता है सोनभद्र। अब उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा कौन सा है जो झारखंड की सीमा से लगता है? वो भी सोनभद्र ही है, ठीक है। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, इस पे एक प्रश्न जरूर आएगा, आपको देख लेना। यहाँ से आता भी है, देख ली प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पा लेंगे आप। इसमें देखें, उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ऐसा कौन सा, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो वो मध्य प्रदेश है। तो इधर से अगर आप देखेंगे कौन कौन से ज़िले हैं यूपी के जो एमपी से टच हो रहे हैं, उसमें आगरा है, जालौन है, सोनभद्र है, कभी कभी इनमें से ही पूछ लेगा, ललितपुर है, बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी, प्रयागराज, इटावा, मिर्ज़ापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लगी हुई सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य मध्य प्रदेश, अभी ऊपर वाला ही प्रश्न है वो यही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश से सबसे कम बाउंड्री टच होती है यूपी की। उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा से बाउंड्री टच करते हैं अपनी, जैसे मथुरा है और आगरा है, ये भी याद रहे आपको, ठीक है। मथुरा और आगरा ये राजस्थान से बाउंड्री टच करते हैं। मैप पर ही देख लेते हैं, ये देखिए, ये राजस्थान है, ये वाली सीमा राजस्थान की है, और ये मथुरा है और ये आगरा है, बाउंड्री टच कर रहे हैं आराम से, ठीक। ललितपुर के बारे में देखें, ललितपुर की बात कर रहे थे, तो ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर कहाँ पर है? देखिए, ये रहा ललितपुर, और ये मध्य प्रदेश, देखिए ये साइड जो है यूपी से, झांसी से लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड है, और बाकी 3 तरफ से एमपी है इसके, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश का डिवीज़न देख लेते हैं, ये वैसे हमने अभी आपसे डिस्कस किया ही था, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, डिवीज़न्स, तो डिवीज़न्स बड़े क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश को बड़ा राज्य है तो 18 डिवीज़न्स में इसको बांटा गया है। और याद रखिएगा कि एक एक डिवीज़न में किसी में 5 जिले हो सकते हैं, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 3, ऐसे। तो सबसे बड़े मंडल, तो ऐसे मंडल कौन कौन से हैं जिनमें 6-6 जिले हैं? तो कानपुर एक डिवीज़न है, इसमें 6 जिले आते हैं। लखनऊ एक डिवीज़न है, इसमें 6 जिले आते हैं। मेरठ एक डिवीज़न है, इसमें 6 जिले आते हैं। तो ये सबसे बड़े मंडल हैं। सबसे बड़े मंडल का मतलब ये ऐसे मंडल हैं जिनमें सर्वाधिक 6-6 जिले आते हैं। अब देखो, भारत को हमने देखा, इंडिया को डिवाइड किया गया है प्रशासन की दृष्टि से 28 राज्यों में, फिर उसमें उत्तर प्रदेश एक राज्य है। उत्तर प्रदेश को 18 डिवीज़न्स में बांटा गया है, और इन 18 डिवीज़न्स को 75 जिलों में बांटा गया है, और इन 75 जिलों को 350 तहसीलों में बांटा गया है, और तहसीलों को फिर ब्लॉक और गाँवों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है यहाँ से भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, और 75वां जिला आपसे पूछ सकता है संभल। और उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 350। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तहसीलें कहाँ पर हैं? प्रयागराज के अंदर 8 तहसीलें हैं, ठीक है, 8 तहसीलें। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कभी कभी यहाँ से ऐसे। उत्तर प्रदेश में अब हम बात करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो सिंबल है, ये राज्य के चिन्ह है, स्टेट एम्बलम है एक तरीके से ये। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, और इसमें आप एक धनुष देख रहे होंगे, एक धनुष है, फिर तीर है उसमें लगा हुआ, ठीक है। और एक ये ब्लैक कलर में जो दिख रही हैं, ये गंगा यमुना का संगम दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और 2 मछलियाँ हैं, तो ये क्वांटिटी आपको याद रखनी, 2 मछलियाँ हैं, बीच में गंगा यमुना की बहती हुई जलधारा संगम दिखा। इसके अलावा देखें, राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का? पलास यानी टेंसू है। 2011 में इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, 1947 से ही पहली या प्रथम राजभाषा, और 1989 में दूसरी राजभाषा जोड़ी गई उत्तर प्रदेश की, वो है उर्दू। अब यहाँ का राजकीय पशु ये बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस क्रौंच है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2023-22 में दोनों में यही है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट जो विधानसभा है उसके अकॉर्डिंग है। तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो ये 33वें मुख्यमंत्री है, और व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। अब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री ये सुश्री मायावती जी हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद पर रही मायावती जी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने? चौधरी चरण सिंह है एक, और विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, दो व्यक्ति। आगे देखें, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही। एक ही प्रश्न है, दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो राज्यपाल रहे वो मोहम्मद शफी जोशी 2 बार रहे, BL जोशी 2 बार रहे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है कुल मिलाकर के, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए याद रखिएगा पंजाब में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो गया 10वां राष्ट्रपति शासन लगा था, अंतिम बार 2002 में ही लगा था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने, सेंट्रल जेल कितनी बनाई गई हैं? 5 बनाई गई हैं, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, याद रहेगा। आगे चलें, इनमें से 5 इसलिए मेंशन किए नाम आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सी स्थापित की गई थी? 1884 में, अंग्रेज़ों के समय आगरा में ही बनाई गई थी। और इसके अलावा देखें, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर बनाई गई है? लखनऊ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को की गई। ये स्थापना वर्ष पूछा हुआ है। और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या वो 160 है, जिसमें 140 जो है स्थायी हैं और 20 अतिरिक्त हैं। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मोर्गन। अंग्रेजों के समय तो ये थे। स्वतंत्रता के बाद कौन बने? कमलकांत शर्मा। ये भी आता है प्रश्न। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। और उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन बने? विशंबर दयाल। ये प्रश्न आ चुका है। वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्र हैं। अब इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के वो 1994 में किया गया था। राज्य का मानव अधिकार आयोग 2002 में बनाया गया था। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में बनाया गया था। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार कहलाता, 1845 में शुरू हुआ था ये। प्रथम उर्दू अखबार सरदल अखबार था 1846 में। और उत्तर प्रदेश राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन प्रयागराज में 1981 में किया गया, SCERT का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय अब देखिए कौन कौन से हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़ में है, 1920 में स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, 2013 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में इसकी स्थापना हुई। अब कुछ डेटा और डिस्कस करेंगे हम उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति कुछ इस तरह से है, यानी उत्तर प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल हम जानते हैं 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से उत्तर प्रदेश में कुल वन कितने हैं? 14,818 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है। आगे हम बात करेंगे, देखिए देश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है। देश का कुल वन क्षेत्रफल हमारे जो देश का जो वन क्षेत्रफल है उसका 2.7% है, ये 2.7%। और अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का स्वयं के क्षेत्रफल पे, ठीक है, तो वो 6.15% होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है भदोही। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है नेशनल पार्क, और वो है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में है। भारत में कुल वन्य जीव विहार कितने हैं? 16। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है मेरठ में। सबसे छोटा वन्य जीव विहार पटना वन्य जीव विहार एटा में। उत्तर प्रदेश में 11 पक्षी वन्य जीव विहार हैं। सबसे बड़ा अगर आप बात करें तो ये लाख बहोशी है, और सबसे छोटा जो है शेखा पक्षी है। नेक्स्ट चलें, अब कुछ डायरेक्ट प्रश्न पूछे हुए हैं यहाँ से। अभी हम इतिहास पर आएंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि परिचय ही चल रहा है अभी तक। तो नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में ग्रेटर, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं करें। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ आगरा में बनाया गया है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र फरेंदा महाराजगंज में। फरेंदा नहीं मिलेगा तो महाराजगंज मिलेगा आपको ऑप्शन में। वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 के अकॉर्डिंग जो है 173 बाघ हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखो इसमें से यहाँ से मार्क करके चलिएगा, मिलान में मैचिंग में प्रश्न आपको पूछता है यहाँ से। भारतेंदु नाट्य अकेडमी BNA नाटक और थिएटर के लिए ये उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है, लखनऊ में है, सरकारी है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। राज्य ललित कला अकेडमी ये भी लखनऊ में है, 1962 में स्थापना हुई। अब यहाँ ज़्यादातर जो आपके सामने लिखे हुए हैं वो उनके हेडक्वार्टर या ये संस्थाएं लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी है, राष्ट्रीय कथक संस्थान है, भारत कला भवन है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम है, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान है, भातखंडे, तो भारतेंदु और भातखंडे दोनों लखनऊ में है और ये सारे लखनऊ में हैं। ठीक है, इनके स्थापना वर्ष जरूर याद रखें आप अगर पॉसिबल है तो। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, अब राष्ट्रीय हिंदी जो संग्रहालय है वो आगरा में है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, कुछ और संस्थानों की बात कर लेते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश में ही नॉलेज पार्क बनाया गया। नॉलेज पार्क में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा को बोलते हैं नॉलेज पार्क है, उसी के अंदर है। साइंस पार्क बोलते हैं गाजियाबाद को, लेदर पार्क कानपुर, लेदर के कार्य के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी ग्रेटर नोएडा है, निर्माणाधीन है ये भी। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में। अगर आपसे पूछे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है, याद रहेगा। ठीक है, आगे देखें, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा में है और देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताजमहल। ठीक है, और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इसके अलावा सेकंड जैव प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा में बनेगा। प्रथम DNA बैंक लखनऊ में है। अब देखिए संस्थान, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट संस्थान है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है आपको। तो इसमें जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, दालों वाला अनुसंधान संस्थान। ठीक है, पल्सिस रिसर्च सेंटर वो कानपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अब इसमें केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, इंपॉर्टेंट आ चुका है। राष्ट्रीय, ये तो ऊपर के सारे आए हैं, चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। ये आपको सारे याद रखने हैं। राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, बकरी वाला आ चुका है मथुरा में। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं, करंट अफेयर्स का ही भाग है आखिरकार ये हमारे यूपी के। तो इसमें आप देखें तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। ठीक है, ओवरऑल पूरे भारत के लिए। उसके अकॉर्डिंग ये तय किया गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से पर या 1/3 हिस्से पर या 33.33% पर वन होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उसी के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष लगाए जाते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 वाली लेटेस्ट डेटा है वो हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में 24.62% एरिया पर भारत के वन हैं। और इसमें से हमें यूपी में देखना है कितने हैं। यूपी में कितना है, तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्षेत्रफल मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ, कभी कभी प्रश्नों में दे देता है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही बना देगा कि उत्तर प्रदेश का एग्जैक्ट क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल, अब इसमें से 2,40,928 किलोमीटर में से 14,817 किलोमीटर एरिया पर भारत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वन आते हैं, जो होता है 6.15% का यूपी के कुल एरिया में। अब यहाँ पर हिसाब किताब लगाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, हमने बताया फॉरेस्ट होंगे जितने घने जंगल होंगे वो, एक साथ बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष समूह मिलेगा तो जंगल में आ जाएगा। ठीक है, बहुत विस्तृत एरिया में। तो ये है 6.15% वन है इतने। वृक्षावरण जो सड़कों के किनारे पेड़ होते हैं, डिवाइडर पे होते हैं, आपके घरों में, पार्कों में, कहीं पर भी वो होते हैं वृक्षावरण या ट्री कवर। वो है कितना यूपी में, 7,421 स्क्वायर किलोमीटर। ये बैठता है 3.08%। ठीक है, कुल मिला लोगे अगर इन दोनों को ऐड कर लोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अगर यूपी में पूछेगा टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, तो ये हो जाएगा 22,239 स्क्वायर किलोमीटर और ये परसेंटेज में 9.23% आ जाएगा। आगे चलें, देखिए आगे देखें उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है। 2019 के 21 के मुकाबले 12 वर्ग किलोमीटर एरिया पर जंगल बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, 0.23%। अब दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, ये तो आपको पता है। इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व
देखिए पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच तीनों में है मिलकर के। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में बनाया गया था इसको, ये बिजनौर में है। ठीक है, ये भी हमने 3 नाम भी देखे थे वहाँ। कुछ और भी याद रख सकते हैं इसमें, जैसे शेखा झील पक्षी विहार 2016 में बनाया गया, इसको अलीगढ़ में है ये। और चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र पक्षी विहार है, ये भी प्रयागराज के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं कुछ। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे, इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट आई 2022 की। हालांकि 2023 की भी होगी, इसमें पहले 2022 वाला देख लेते हैं। तो इसमें 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 9 शहर शामिल थे इसमें, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित में। तो ये इसमें कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पर। घाटम, जो कानपुर में घाटम नगर है, दूसरा जौनपुर है, वाराणसी है, ये सर्वाधिक प्रदूषित। तो इसमें देखें। और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र, अब ये प्रश्न तो आ सकता है कभी भी, क्योंकि यूपी में बनाया जा रहा है तो यूपी के लिए पूछ सकता है। लखनऊ का जो हरोनी गांव है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में ये। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रशिया ने मिलकर किया था पहले, और भारतीय सेना में इसको 2016 में शामिल किया गया था ब्रह्मोस। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम बोलते हैं गीडा। ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे नोएडा है वैसे ही गीडा है, नोएडा की तर्ज पर ही इसको डेवलप किया जा रहा है। 52 एकड़ क्षेत्रफल में गोरखपुर के यहाँ पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, यानी प्लास्टिक के खिलौने जो बनते हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, उसके इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेंगे। कभी पिछले प्रश्नों में पूछ ले तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 4 स्थल हैं जहाँ पर 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी अमृत महोत्सव आज़ादी का 2022 में। तो उत्तर प्रदेश के 4 स्थल थे, काकोरी, शहीद स्मारक बलिया का, और झांसी का। अब इतनी सारी जानकारी हो गई हमारी, करंट अफेयर्स भी देख लिया हमने, कुछ कुछ ज्योग्राफी का हिस्सा भी देख लिया हमने। अब हम इसके देखेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास को। ठीक है, तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को जो नाम दिया गया था वो प्राचीन काल का मध्य देश था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसमें 3 सेक्शन हम डिवाइड करते हैं, जैसे भारत के करते हैं ऐसे ही प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग, आधुनिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों में डिवाइड कर लेंगे। ये प्राचीन भारत के हिस्से हैं तीनों। ठीक है, ये प्राचीन भारत के हिस्से हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं यहाँ पर जो हमें याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के समय की बात है ये। तो इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पर है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बेलन घाटी, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का पुरापाषाण काल का स्थल है ये। कहाँ पर है बेलन घाटी? प्रयागराज में। कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ पर है, और इसमें से क्या क्या वो पाए गए हैं। तो बेलन घाटी की यदि हम बात करें, बेलन घाटी टोंस की सहायक नदी है, और टोंस नदी ऑलरेडी गंगा की सहायक नदी है। अब देखो, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज से। बेलन घाटी ये जो साइट थी, इसकी खोज किसने की थी इस स्थल की? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने। प्रश्न आता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बेलन घाटी में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो बेलन घाटी, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अस्थियों से निर्मित थी, हड्डियों से बनी हुई थी। ठीक है, तो बेलन घाटी के जो निवासी थे, उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो पत्थर थे, इन पत्थरों के नाम या औजार हमने देखे हुए थे, क्वार्ट्जाइट और फलक थे। इसके अलावा सिंगरौली एक जगह और है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश का, ये भी पुरापाषाणकालीन स्थल है, ये सोनभद्र में है। चकिया कहाँ पर है? चंदौली में। चा से चकिया, चा से चंदौली। अब ये सिंगरौली सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के मध्यपाषाण काल के देखो, मध्यपाषाण काल की साइट कौन कौन सी हैं इसमें? सराय नाहरराय। अब देखो, 3 है प्रतापगढ़ में, सराय नाहरराय, महादहा, दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ की हैं। और चौपानी मांडो, ये इलाहाबाद के समीप है, मेजा तालुका यहाँ पर स्थित है ये। आगे देखें, अब सराय नाहरराय में कुछ कुछ जो चीज़ें हमें याद रखनी है, वो सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक तो, और यहाँ मानव के द्वारा जो स्थायी झोंपड़ियाँ बना करके मानव रहता था, उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। 11 शवाधान मिले हैं, मानव समाधियाँ मिली यहाँ से। यानी शवों का सिर पश्चिम में है और पैर पूरब की तरफ है, पा से पैर, पैर से पूरब, याद रखेंगे, प्रश्न आ जाता है। 8 गर्त चूल्हे भी यहाँ से मिले हैं। महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है ये भी, और मानव के स्थायी निवास यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर महादहा से युगल समाधि मिली है। ठीक है, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, ऐसे वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुओं के सींग से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कंठहार है, वर्णाग्र है, आभूषण। दमदमा है, दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। यहाँ से 41 समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 युगल समाधि मिली हैं, एक समाधि में 3 मानव शव भी मिले हैं। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी याद रखें। चौपानी मांडो की बात करें, प्रयागराज के मेजा तालुका में है ये, और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण यहाँ शुरू हुआ था। तो हस्त निर्मित मृत भांड, यानी बर्तनों को बोलते हैं, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा
इसके अलावा यहाँ संसार के सबसे पुरानी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि पुरातात्विक आधार पर मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच में जो चौपानी मांडो है, यहाँ पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जमाव की तिथियां आंकी गई हैं। उत्तर प्रदेश के नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? प्रयागराज में बेलन घाटी में ही देखें, प्रयागराज में कोलडीवा है, महागढ़ा है, पंचो है, लहुरा देव संत कबीर नगर। कोलडीवा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो कोलडीवा से 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, याद रहेगा। नवीनतम शोधों के आधार पर जो लहुरा देव है, इसको भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम स्थल के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे, याद रहेगा। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का आद्य ऐतिहासिक काल में, देखिए यहाँ पर धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर लिया था, यानी तांबे का प्रयोग करना। आद्य ऐतिहासिक काल ताम्रपाषाण काले बोलते हैं इसको, चालकोलिथिक एज बोलते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के समय का ये वो है, ठीक है, याद रहेगा। हड़प्पा कालीन साइट्स कहाँ कहाँ मिली हैं? उत्तर प्रदेश में 2 जगह से मिली, एक तो मेरठ में आलमगीरपुर है, और सहारनपुर में नाम याद रखेंगे। मेरठ की सभी को याद है, आलमगीर स्थल जो था मेरठ का यहाँ से, और ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे पूर्वी स्थल भी है ये, ठीक है, ये प्रश्न भी आता है। तो आलमगीरपुर से कुछ मनके मिले हैं, रोटी बेलने की चौकी मिली है, कटोरियाँ मिली हैं। मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी की और मोर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं और भी देख लीजिए। सहारनपुर में हुलास है, बागपत में बड़ा गांव है, बुलंदशहर में मानपुरा है, शामली में कैराना है, मुजफ्फरनगर में मांडी गांव है। एटलीस्ट ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही याद रखेंगे ऐतिहासिक स्थल। लोहे का प्रयोग होना जब शुरू हो गया तो वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के समय की बात करेंगे। तो इसमें देखें तो इसमें आर्य जो आकर के बसे थे, आर्य आए थे कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, ठीक है। तो आकर के भारत में कहाँ बसे? पंजाब, यहाँ देखिए पंजाब, गंगा यमुना वाला दोआब, हिमालय और विंध्याचल वाला क्षेत्र, इसी को मध्य देश कहा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को हम कह रहे थे मध्य देश बार बार। और उत्तर प्रदेश का जो कुरु, पांचाल और काशी, ये जो महाजनपद हैं ये शामिल हैं। कुरु का विस्तार कहाँ था? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। इसकी राजधानी थी आसानदीवत या हस्तिनापुर। आगे देखिए पांचाल का विस्तार बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद था, और काशी का विस्तार वाराणसी, वर्तमान। अब देखो महाजनपद काल में हमने 16 महाजनपद पढ़े, ठीक है, हमने इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ाया था। और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से, जिसमें एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है या चर्चा है। जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, यहाँ पर भी 16 महाजनपदों की बात की गई है। तो 16 महाजनपदों में से हमने 8 महाजनपदों को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कैसे, कौन कौन से? कौशल जो महाजनपद था वो आज वर्तमान का जो अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ को मिलाएंगे तो कौशल बनेगा। काशी वर्तमान वाराणसी, कुरु मेरठ, दिल्ली और हरियाणा को मिलाकर था। पांचाल बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, शूरसेन मथुरा, वत्स प्रयागराज। इसके अलावा मल्ल, कुशीनगर, चेदी, बुंदेलखंड क्षेत्र है। अब कौशल जो है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जो राप्ती नदी के किनारे पड़ती है। ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें से, भूलिए। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, अब देखो इनकी राजधानियां यहाँ पर लिखी हैं, राजधानी याद कर सकते हैं आप। काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल, इसमें 2 राजधानियां थी, पांचाल की, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र, ये पूछता है, जो कि बरेली है वर्तमान की। वर्तमान बरेली को पहले अहिछत्र बोला गया था महाजनपद के काल में। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिले जो बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और मल्ल की अब देखें, इसमें देखिए तो मल्ल की राजधानी कहाँ गया? ठीक है, मल्ल की कुशीनारा और पावा, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, चेदी की शुक्तिमती, सूरसेन की मथुरा आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए बुद्धिज्म, अभी हिस्ट्री ही चल रहा है, तो इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य हुआ करते थे बुद्धिज्म के समय। शाक्य, कौल्य, मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, मग, कलाम, ये सब 7 गणराज्य थे उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म के टाइम। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, गौतम बुद्ध कहाँ के थे? शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। अब इसमें से पूछ लेगा, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन जो कपिलवस्तु जगह थी, कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और वर्तमान के कहाँ पर है ये? वर्तमान का जो सिद्धार्थनगर जिला है वहाँ पर है, इसीलिए पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तनम में दिया था, या मृगदाव वन में दिया था, या सारनाथ में? सारनाथ वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान के वाराणसी में। देखो बहुत ही समग्र करके लिखा गया है आपको, ताकि कुछ भी आपका
फैक्ट इधर उधर ना हो। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, समझ में आ गया। श्रावस्ती में डाकू अंगुलीमाल नामक जो डाकू था, उसकी कहानी आपने बचपन में किताबों में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी टीचर से। तो डाकू अंगुलीमाल को जो है अपना शिष्य श्रावस्ती में ही बनाया था बुद्ध ने। याद रखेंगे, श्रावस्ती में एक व्यापारी था अनाथ पिंडक सुदात ने जो है बुद्ध को जेतवन नामक विहार दिया था। श्रावस्ती में विशाखा ने बुद्ध को पुब्बाराम नामक विहार दिया था। विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो स्थान है। तो जहाँ गौतम बुद्ध जहाँ जाते थे अपने उनके लिए उपदेशों के लिए, तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के लोकल एरिया के जो क्षेत्रीय राजा थे हुआ करते थे, वो उनको बना करके दिया करते थे विहार रहने के लिए, भेंट में दिया करते थे। ठीक है, आगे देखें, प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के अनुयायी हुए और बौद्ध संघ को राजक राम और मल्लिक राम नामक विहार दान में दिए गए। मल गढ़राज्य जो कुशीनगर देवरिया वाला हिस्सा है ये, और इसमें अगर हम बात करेंगे दो राजधानियाँ थी, कुशीनारा और कुशीनगर, एक ही नाम था ये, और दूसरी पावा। तो गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था 483 BC में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर। तो बुद्ध की अगर आप देखेंगे अस्थियों पर स्तूप बनाए गए, जिसमें 8 स्तूप बनाए गए, जिसमें से 4 तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। कहाँ कहाँ पर हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, कपिल वस्तु कुशीनगर, रामाग्राम, पावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थल देखिए, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, वैसे आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। कपिल वस्तु वर्तमान सिद्धार्थनगर में है, बुद्ध के पिता यहाँ के शासक थे। सारनाथ वर्तमान जो वाराणसी है उसमें है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, और बुद्ध ने बौद्ध संघ को भी यहाँ पर बनाया था। आगे कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर देवरिया में है, बुद्ध के परिनिर्वाण यहाँ पर हुआ था। आगे हम बात करेंगे श्रावस्ती, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश यहाँ दिए। रामग्राम वर्तमान का जो गोरखपुर का रामगढ़ है वहाँ पर है। कोलिय गणराज्य की राजधानी भी, बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की यशोधरा जो थी यहाँ की राजधानी थी। आगे देखेंगे देवदा वर्तमान महाराजगंज में है ये, और बुद्ध का ननिहाल है ये। और पावा जो है वर्तमान कुशीनगर है, और यहीं पर जो चुंद कुमार कहेंगे उनके घर पर भोजन किया था, तब वो बीमार हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध। जैन की बात कर लेते हैं, जैनिज्म की। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख स्थल कौन कौन से, केंद्र कौन कौन से बने? मथुरा, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, और इसके अलावा रोनाही। अब देखो, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने गाजीपुर स्थित जो भीतरी अभिलेख है उसमें वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए गांव दान में देने का उल्लेख किया था। ठीक है, तो ये एरिया कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जिनके यहाँ पर जो है किया जा रहा है। गुप्त काल में भारत के प्रथम शिखरयुक्त मंदिर का निर्माण भी हुआ, जो कि ललितपुर जिले में है, देवगढ़ में। दशावतार मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखो, काशी और मथुरा में उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के मुख्य केंद्र हुए, और गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ या गोरक्ष संप्रदाय की नींव पड़ी थी। मौर्य काल की बात कर लेते हैं। मौर्य काल की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनके पिता जो थे वो कौलिय गणराज्य से थे, रामग्राम गोरखपुर के। ठीक है, चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल कौन कौन से महाजनपद थे? कौशल, काशी, पांचाल, संपूर्ण उत्तर प्रदेश भी था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोहगौरा में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में जो है सम्राट अशोक के द्वारा 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनके बनाए हुए वहाँ पर। अरोरा जो कि मिर्ज़ापुर में लघु शिलालेख है, मेरठ, प्रयाग, सारनाथ, कौशाम्बी, याद रखिएगा। इनकी सबकी भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख की खोज जो की थी वो टीम पैंथलर ने की थी, लेकिन उनको पढ़ा सबसे पहले किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें थमेक स्तूप सारनाथ में है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि मगध का सम्राट बना है, और ये अयोध्या अभिलेख से मिलता है इसकी जानकारी। इसके अलावा 71 ईसा पूर्व में भारत पर शकों का पहला अटैक होता है, और 57 ईसा पूर्व में मालवा उज्जैन के राजा हुए विक्रमादित्य ये शकों को पराजित कर देते हैं, और एक विक्रम संवत की स्थापना कर देते हैं। भारत पर शकों का दूसरा अटैक 78 AD में होता है। शकों को अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में विजय के उपलक्ष्य में शकों ने जो है शक संवत की स्थापना की थी, और कनिष्क जो है, जो पुरुषपुर कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी, वर्तमान में पेशापुर, इससे शासन करते हुए मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। कनिष्क जो नियुक्त हुए थे, कनिष्क ने जो नियुक्त किए थे, मथुरा में राज्यपाल नियुक्त किया था खरपल्लान को, वाराणसी में राज्यपाल नियुक्त किया था वनस्पर को। अब ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र हैं। और देख सकते हैं इसमें भारत में मूर्ति बनाने की कला मथुरा शैली और गंधार शैली कनिष्क के टाइम पीरियड में ही डेवलप हुई। तो ये इतिहास का हमने वो वाला हिस्सा एक्सट्रैक्ट किया है सॉरी,
जो यूपी में हुआ है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, और इसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करें, संपूर्ण आर्यवर्त, दक्षिणापथ और जो आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है इसने एक तरीके से जीत लिया था। समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान का विवरण कहाँ मिलता है? जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें मिलता है, स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और गुप्त काल के शासक स्कंदगुप्त और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर के जो सैदपुर तहसील में स्थित है ये, ठीक। अब इस लेख में भारत पर हूणों के अटैक का भी जिक्र मिलता है, और इसमें हूणों का नेता उस समय कौन था? खुशनवाज था। तो भारत में शिखरयुक्त मंदिरों की जो निर्माण शुरू हुए थे वो गुप्त काल में शुरू हुए थे। जैसे देवगढ़ का जो ललितपुर मंदिर है, ललितपुर में जो मंदिर है देवगढ़ में दशावतार मंदिर, कानपुर में भीतरगांव मंदिर। पुष्यभूति वंश के शक्तिशाली शासक हुए हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज की थी यूपी में। अब हर्षवर्धन के शासन में 5वें वर्ष प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन करवाया जाता था। अब यहाँ पर हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में और कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन करवाए जाते थे। कन्नौज एक समृद्ध शहर था, महोदय श्री के नाम से भी पुकारा जाता था। इसको भी याद रखिएगा, महोदय श्री किसका नाम है? कन्नौज का। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज पर यशोवर्मन का अधिकार हो गया था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार, पालवंश और राष्ट्रकूट। इन्हीं को त्रिदलीय संघर्ष कहा गया। अब देखो, त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाले जो राजा थे, गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ वत्सराज, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, और राष्ट्रकूट में से ध्रुव, गोविंद III, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय। 200 वर्षों तक ये युद्ध चला था, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की विजय हो जाती है। और गुर्जर प्रतिहार के जो वंश के शासक थे वो मिहिर भोज प्रथम, वो अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं। यहाँ ये बताना था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद 1080 में चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश को स्थापित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 1193 में चंद्रावर कहाँ पर है? ये इटावा में, यहाँ पर युद्ध में जयचंद को पराजित किया। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति की। सर्वाधिक प्रश्न आते हैं यहाँ से आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से। यूपी वाले हिस्से को देखेंगे जो यूपी में है, तो स्थापत्य कला देखेंगे, इसमें मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य कला, रंगमंच, नाट्य, पर्व, उत्सव यूपी के सब हम इसमें देखेंगे। अब देखो स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास के समय में ही चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल में, बहुत पुराने समय में क्या आर्ट एंड कल्चर मिलती है उस समय की। तो पुरापाषाण काल में जो बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आरंभिक समय में मानव का निवास गुफाओं में हुआ करता था। बस स्थापत्य कला का मतलब आर्किटेक्चर या फिर बिल्डिंग किस तरह की वो बनाते थे या रहते थे। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो गुफाओं में ही रहना शुरू किया था बेलन घाटी के टाइम पर। मध्य पाषाण काल जब आया तो सराय नाहर राय और महादहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो मनुष्य के स्थायी निवास मिलने शुरू हुए। जैसे हमने देखा था स्थायी झोंपड़ियाँ बनाने लगे थे उसमें। हड़प्पा सभ्यता आते आते उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा सभ्यता के 2 नगर मिले हमें, एक आलमगीरपुर और हुलास। यहाँ पर अब ईंटों के मकान बनाने शुरू कर दिए गए थे। पहले झोंपड़ी से पहले गुफाओं में रहता था, और धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, सीखता गया, तो उसने ईंटों को बनाना सीख लिया, ईंटों से मकान बनाने। आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है, और यहाँ पर मकानों के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर यह मानव जो है यहाँ का एक तरीके से घर बनाने सीख गया था, और एक तरीके से शहरों में जो घर होते हैं उस तरह के। हुलास सहारनपुर जिले में है, यहाँ पर गारे की ठोस ईंटें प्राप्त हुई हैं। सहारनपुर में हड़प्पा संस्कृति के स्थल अम्बकेरी, बड़गांव, नसीरपुर और हुलास। मौर्यकाल में आओ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और लकड़ी की दीवार से इसको घेरा गया था, ठीक है, ये आर्किटेक्चर वहाँ मिलता है। और यहाँ पर लकड़ी कास्ट एक विशाल नगर बनाया हुआ था जो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का महल भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी लकड़ी से ही बनाया गया था। पटना के कुमार जो कुम्हरार जगह से प्राप्त हुआ था। मौर्यकालीन काल का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें मिलता है मौर्यकाल में, सबसे बड़ी आर्किटेक्चर स्थापत्य कला, वो सम्राट अशोक के समय की मिलती है। उसके समय के जो बनाए गए स्तंभ थे, तो मौर्यकाल का सर्वश्रेष्ठ नमूना अशोक का जो एकाश्म स्तंभ है। एकाश्म का मतलब होता है एक ही पत्थर का बना हुआ स्तंभ। देखिए एक ही पत्थर से बना हुआ है, और इसी पत्थर में तराशी हुई है ये वाली मूर्ति सिंह की। तो शीर्ष पर एक उल्टा लटका हुआ कमल है ये वाला, और पशुओं की आकृति हैं, और इस पर जो पॉलिश की गई है इसको ओप कहा जाता है, कभी प्रश्न पूछ दे। इन स्तंभों के निर्माण में
चुनार से लाए हुए लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं ये भी याद रखिएगा। इन स्तंभों में एकाश्म पत्थर मोनोलिथ का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, अशोक का सारनाथ स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, ये वाला। अब इस पर देखो, इसकी थोड़ी डिटेलिंग हम करेंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे शीर्ष पर 4 सिंह हैं, आप कहेंगे तो 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, एक इसके ठीक पीछे है तो हमें नहीं दिख पाएगा, तो 4 हैं टोटल सिंह, 4 शेर हैं। एक हाथी है, ये रहा हाथी की इमेज, ठीक है। एक घोड़ा है, ठीक है। एक सांड है, ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा। एकाश में एक पत्थर को काटकर बनाई गई आकृति को बोलते हैं हम। तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्ब्लेम, जो राजकीय चिन्ह है भारत का, उसके रूप में सारनाथ के अशोक स्तंभ को अपनाया है। स्तूप क्या होते हैं? तो बौद्ध कला से संबंधित शब्द है ये। बुद्ध की स्मृति के अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु जो बनाए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, उनको स्तूप कहते हैं। तो सारनाथ का स्तूप है, ये सारनाथ वाराणसी में है। वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में मान सकते हैं। तो ये प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है ये। प्राचीन नाम इसका ऋषिपत्तनम सारनाथ का, और बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ में 3 स्तूपों के प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से स्तूप हैं? चौखंडी स्तूप है, धर्मराजी का स्तूप है, धमेक स्तूप है, याद रहेगा। मौर्योत्तर काल में देखें, मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश में कनिष्क के समय में हमने राजनीति तो देख ली थी, तो मूर्ति कला का विकास हुआ है यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म के 2 समुदाय, हीनयान और महायान। तो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महायान जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो मथुरा शैली में सबसे पहले गौतम बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनाई गई। मानव के रूप में अगर किसी की मूर्ति बनी तो गौतम बुद्ध की सबसे पहले बनी थी, ठीक है। गुप्त काल, अब देखो गुप्त काल में भारत में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर हमें सबसे पहले यहीं देखने को मिलते हैं इस काल में। स्थापत्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गुप्त काल के अधिकांश मंदिर जो हैं वो स्टोन्स से बने हुए थे। केवल भीतरगांव और सिरपुर के मंदिर जो हैं वो ईंटों के बने हुए थे, ये भी याद रहेगा आपको। अब देखो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है, यह भी हमने बताया पंचायत रचना शैली में बना हुआ है। ये भगवान विष्णु के अवतारों को इसमें चित्रित किया गया है। ये है भीतरगांव का मंदिर, भारत का प्रथम मंदिर जिसमें शिखर का निर्माण किया गया है। भीतरगांव का मंदिर ईंटों से बना है, कानपुर में है। कहोम का मंदिर देवरिया में, ये गुप्त काल के अंतिम शासक स्कंदगुप्त ने बनाया था। और 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख भी मिला। मध्यकाल में आएंगे, यहाँ की स्थापत्य कला देखेंगे। 13वीं शताब्दी में भारत इस्लामी कला डेवलप हो जाती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत 1504 में होती है, जब सिकंदर लोदी था, और वो आगरा की स्थापना करता है सिकंदर लोदी। शर्की स्थापत्य कला डेवलप हुई दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं कौन कौन है? गुलाम वंश जब आए थे सबसे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, ये वाला समय था। तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था। तुगलक वंश में गुलाम वंश के बाद आया था, ठीक है। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इस तरह से थे। तो तुगलक वंश था दिल्ली सल्तनत में ही। उसमें जो फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ, उसने स्थापना की थी एक तो फिरोजाबाद शहर की, जौनपुर जिले की, ठीक है। इनको आप याद रख सकते हैं। और जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका पुत्र हुआ नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसका एक वजीर था ख्वाजा जहां। 1394 इस ख्वाजा जहां के द्वारा शर्की सल्तनत या शर्की राजवंश की स्थापना की गई। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हुआ नासिरुद्दीन महमूद। इसी के अंतर्गत इसका एक वजीर था ख्वाजा खां। ख्वाजा खां 1394 में स्थापना करता है शर्की सल्तनत की या शर्की राजवंश की। तो जौनपुर को ये ख्वाजा जहां स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब जौनपुर में शर्की स्थापत्य शैली या शर्की शैली डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब इसमें शर्की काल में जौनपुर के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत सारे भवन बनाए हुए, मस्जिद बनाई हुई, मकबरे बनाए हुए, तो ये उस समय का स्थापत्य कला है। अब देखो ये प्रश्न भी पूछ लेता है, अटाला मस्जिद कहाँ पर है? इब्राहिम शर्की। यूपीपीएससी के पेपर या यूपीपीसीएस में अपर लोअर या आरओ का देखोगे ना आप, तो मध्यकालीन इतिहास से बहुत प्रश्न आते हैं उसमें, ठीक है। मध्यकालीन भारत से बहुत प्रश्न पूछता है, जैसे इसी में भी मध्यकालीन का ही हिस्सा है ये। अटाला मस्जिद इब्राहिम शर्की ने बनवाई थी। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शर्की ने, ये जौनपुर की मस्जिदें हैं सब। जामा मस्जिद हुसैन शाह ने। लाल दरवाज़ा मस्जिद मोहम्मद शाह शर्की ने। अब जौनपुर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता है, सिराज हिंद, क्योंकि शिराज जो है वो ईरान को कहा जाता है, और ईरान जो है मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध है। वैसे ही जौनपुर भी मुस्लिम शिक्षा का केंद्र माना गया भारत में, उसकी तुलना की गई। अवध की बात करेंगे, लखनऊ की। अवध जो प्रांत है वो वर्तमान में उसको लखनऊ कहा जाता है, या अवध को मान लीजिए लखनऊ, या अवध जो है उसकी राजधानी कौन थी? लखनऊ। तो लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है इमामबाड़ा, ठीक है। और इमामबाड़े 2 हैं वहाँ पर, एक बड़ा इमामबाड़ा और एक छोटा इमामबाड़ा।
तो आसिफुद्दौला, ये प्रश्न आ चुका है। आसिफुद्दौला का कार्यकाल 1775 से 1797। आसिफुद्दौला ने निर्माण करवाया था बड़े इमाम बाड़े का, और मोहम्मद अली शाह के द्वारा छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किया गया। क्लाउड मार्टिन ने जो है कॉन्स्टेटिया और मार्टिनियर नामक इमारतें भी बनवाई थी। नवाब वाजिद अली शाह ने केसर बाग का निर्माण करवाया। 76 मंजिल नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाई। लखनऊ रेजिडेंसी, सफ़ेद बारादरी, सिकंदर बाग, बनारसी बाग, भूल भुलैया आदि का निर्माण भी करवाया गया। अब आ जाओ मुगल काल के टाइम पर। मुगल वास्तुकला में जो विकास का क्रम है, इसमें बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आप कहेंगे बाकी मुगल कहाँ गए? इनके टाइम पर ही ये डेवलपमेंट हुए थे, तो इनके टाइम को ही पढ़ेंगे। बाबर के काल में संभल में आपने सुना होगा, संभल में जो वहाँ की जामा मस्जिद जो बड़ी मस्जिद है वहाँ की, ठीक है, वो बाबर के काल में बनी। बाबरी मस्जिद को भी जो है बाबर के टाइम पीरियड में उसके जो मीर बाकी थे, ठीक है, मीर बाकी इसके सेनापति बाबर के, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है, अयोध्या में। तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसकी जगह वर्तमान में अब क्या है, वो रामलला का मंदिर है, जो कि अब 2024 में जिसके मतलब अब जो है उद्घाटन होने वाला है उसका। आगरा में जो राम बाग है वो भी बाबर ने बनवाया था। बागे गुल अफशान भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, अकबर के शासनकाल में देखिए कौन कौन से शहर या फिर इमारतें बनवाई गई। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, हमने देखा। लेकिन आगरा के अंदर आगरा का जो किला है 1565 में, ठीक है, उसमें पश्चिम में एक दिल्ली गेट है और पूरब में अमर सिंह गेट है। इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ पर देखिए जहांगीरी महल, शहजादा सलीम का आवास, अकबरी महल, अकबर का आवास, ये सब इसी में। इलाहाबाद का किला, ये सब अकबर ने बनवाए हुए हैं। और अकबर के स्थापत्य कला का सुंदरतम प्रयोग आगरा में 40 किलोमीटर दूर में फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। तो फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। और इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, मरियम महल, हिरन मीनार, मीना बाज़ार और बीरबल महल, जोधा महल, जोधा भाई का महल, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, ये सब अकबर के टाइम पीरियड की हैं। जहांगीर के काल में देखो अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है। मुगल काल की प्रथम पूर्ण संगमरमर से बनी हुई इमारत है ये। और भारत में सबसे पहले पेट्राड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल भी इस मकबरे में ही किया गया था। ये याद रखिएगा आप, इसमें प्रश्न आता है। इसका निर्माण जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था, ठीक है, जो कि मिर्ज़ा गयास बेग या एतमाउद्दौला की पुत्री थी और आगरा में यमुना के किनारे पर स्थित है। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी इमारतें यहाँ पर बनाई गई थी। आगरा के किले में कई इमारतें बनवाई गई। मोती मस्जिद, दीवान आम, दीवान खास और मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद, अंगूरी बाग, ताजमहल देखिए आगरा में कई सारी इमारतें हैं। ये आगरा के किले के बिल्कुल करीब में है ताजमहल। आगे देखिए ताजमहल का जो डिज़ाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया है। नादिरुल उम्र नाम भी मिलता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। औरंगजेब को कोई स्थापत्य कला में ऐसा कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं, उसके टाइम की ज़्यादा इमारतें हैं। अब उत्तर प्रदेश में चित्रकला की बात करेंगे। चित्रकला और शिल्प कैसा है यूपी का, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और बांदा क्षेत्र की बात करते हैं। वहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर जनपद में जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पहाड़ी को ही भाग है, यहाँ पर 105 से ज़्यादा शैलाश्रय गुफाएं मिली हैं, जिनको स्थानीय भाषा में दरी का नाम दिया गया है। अब भित्ति चित्रकला कहाँ से मिली है, देखिए भित्ति चित्रकला गुफाओं की दीवारों पर या छतों पर कुछ आखेट दृश्य, शिकार करते हुए कुछ मनुष्य को दिखाया गया है। नृत्य, संगीत, पशुओं की आकृति को चित्रित किया गया है। मिर्ज़ापुर में गरई नदी के किनारे पर लिखुनिया में जो है हाथी के शिकार का सुंदर चित्र बना हुआ मिलता है। उत्तर प्रदेश के निम्न स्थानों पर भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। लिखुनिया, विजयगढ़, घोड़मंगर और सोरोघाट और भंडारिया, बागापथरी और कांडाकोट, खोड़वा याद रखेंगे। यहाँ से जो चित्र मिले हैं उन चित्रों के नाम भी याद रखेंगे। बांदा क्षेत्र में मानिकपुर में गेरू से बने शैल चित्र मिले हैं। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुषधारी शिकारियों का चित्र मिला करियाकुंड से, ये भी याद रखेंगे। मुगल टाइम की चित्रकला की बात करेंगे, पेंटिंग्स की, तो बागबर का चित्रकला के प्रति थोड़ा सा आकर्षण देखा गया है। और अपनी जो आत्मकथा है उसकी जो तुजुके बाबरी, इसमें 2 चित्रकारों का उसमें नाम लिया है, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। हुमायूं ने अपने शासनकाल में ईरान के 2 कलाकार अपने दरबार में रखे थे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस समद, शीरी कलम। अकबर, चित्रकला में विशेष रुचि थी अकबर की। फतेहपुर सीकरी में एक विशेष भवन का निर्माण इसने करवाया था। अकबर द्वारा चित्रकला के लिए स्थापित इस विशेष भवन को तस्वीर खाना का नाम दिया गया।
तो अकबर ने 1562 में एक विशाल सचित्र पांडुलिपि बनाई जिसका नाम था हमजा नामा। इंपॉर्टेंट है, चलो इसमें से भी कुछ कुछ मिल जाते हैं प्रश्न। आईन अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में जो है 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे, 4 उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकार हुए। अकबर ने अपने शासनकाल में अनेक ग्रंथों को चित्र के रूप में ढलवाया, जैसे महाभारत को रजमनामा के नाम से, रामायण को और हमजा नामा, और जो बहरिस्तान जामी है अनवर सुहेली, इनको जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक कहा जाता है। चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी जहांगीर के काल में। तो जहांगीर की अपनी चित्रशाला थी, चित्रकला में रूपवादी फॉर्मिस्टिक शैली का प्रयोग किया गया। तो जहांगीर जो है प्रकृति प्रेमी था, पशुओं और पक्षियों के जीवंत चित्र इसकी पेंटिंग्स में मिलते थे। इसके दरबार में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे, विख्यात पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। इनको उपाधि दी गई थी नारुल असर की। अबुल हसन को नादिर उज जमा भी कहते थे, युग शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। शाहजहां के टाइम में चित्रकारी को जो है जारी रखता है ये। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र हुआ दाराशिको, चित्रकला का काफ़ी इसको शौक था। तो 40 चित्रों का संग्रह, एक एल्बम भी बनवाता है ये, लंदन की लाइब्रेरी में है जो आज भी। औरंगजेब चित्रकला को पसंद नहीं करता था वो, ठीक है। आगे चलें। अब देखें उत्तर प्रदेश में शिल्प कला को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ कुछ एरियाज़ हैं कहाँ पर किस किस के प्रोडक्शन किए जाते हैं। तो गुप्त शासनकाल में शिल्पकारों ने संगठित होकर 2 संस्थाएं बनाई, श्रेणी और निगम। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में हाथ से बने हुए जो सामानों का निर्यात 44% है। अब देखो कढ़ाई शिल्प में क्या क्या शामिल है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, इसमें देखो। तो भाई सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो कढ़ाई शिल्प में क्या है, जरदोजी, सोने और चांदी के धागे लेकर के कढ़ाई की जाती है इन पर, ठीक है, वस्त्रों में। बनारसी जरी वस्त्र क्या है, उभरी हुई कलाकृतियों द्वारा अत्यधिक खूबसूरती से सुसज्जित किए हुए वस्त्र होते हैं। बनारसी जरी वस्त्र को नाम दिया जाता है किनखाब। बनारसी वस्त्र अत्यधिक मुलायम होते हैं जिसमें रेशम के धागे का प्रयोग करके जीवंत रंगों से सजाया जाता है, जरी, अमरू और अबरावन। आगे देखें। चिकनकारी, ये प्रश्न आता है चिकनकारी पर। सूती और मुस्लिन कपड़ों पर सफ़ेद धागे से की जाने वाली कढ़ाई ये नूरजहां ने शुरू की थी। चिकनकारी में फूलों से संबंधित आकृतियाँ होती हैं। लखनऊ जो है चिकन की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। मुकेश बादला लखनऊ का एक शिल्प है। चिकनकारी के साथ खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेटल वर्क के लिए हम याद रखेंगे, ये प्रश्न तो बहुत ही आता है कि भारत में पीतल नगरी किसको कहते हैं, मुरादाबाद को कहते हैं। पीतल से बने हुए सामान बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर द ब्रास वर्क। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद सहित इटावा, वाराणसी, सीतापुर के क्षेत्र में कांसे के काम के लिए ये भी जाने जाते हैं। आगे चलें। भदोही, मिर्ज़ापुर और खमरिया, हाथ से बने हुए गांठ युक्त कारपेट बनते हैं ये तीनों जगह पर। भारत में 90% कारपेट भदोही से तैयार होते हैं। शाहजहाँपुर और आगरा में सूती ऊनी कारपेट बनते हैं। मिर्ज़ापुर में हाथ से बनी हुई दरिया बनती हैं। गाज़ीपुर, दरिया कहेंगे, कालीन कहेंगे। गाज़ीपुर जूट से बनी वॉल हैंगिंग्स बनती हैं। कानपुर और आगरा चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा गोरखपुर में प्रसिद्ध है। मिट्टी से तैयार किए गए शिल्प बनते हैं, खिलौना और सजावटी सामान टेराकोटा से। अब हस्त ब्लॉक छपाई में फर्रुखाबाद इसके लिए फेमस है। कांच का काम फिरोजाबाद में ज़्यादा होता है। कांच की चूड़ियाँ, झूमर, सजावटी सामान यहाँ बनते हैं। सहारनपुर पंचकोरा खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी कांच के मनकों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात कर लेते हैं बनारस, लकड़ी के खिलौने बनते हैं यहाँ पर। खिलौनों पर चमक लाने के लिए रोगन की परत यहाँ पर लगाई जाती है। मैनपुरी तारकशी के लिए प्रसिद्ध है और लकड़ी के सामानों पर पीतल की तारों से जड़ाई की जाती है। इत्र के बारे में हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था। कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र के लिए। कन्नौज सबसे बड़ा प्राकृतिक इत्र निर्माता कहा जाता है। कन्नौज में जलीय आसवन नामक विधि से इत्र को बनाया जाता है। ये विधि का नाम भी पूछ सकते। उत्तर प्रदेश में नृत्य, संगीत, नाट्य आदि को भी देख लेते हैं। देखो संगीत और नृत्य के विषय पर भारत की सबसे बड़ी पुस्तक है एक नाट्य शास्त्र। इसकी रचना उत्तर प्रदेश में की गई। इसके रचयिता थे कौन, भरत मुनि। उत्तर प्रदेश में संगीत की जो परंपराएं हैं वो वैदिक काल से ही शुरू हुई थी। वेद में आप जानते हैं 4 वेद हैं। 4 वेदों में एक सामवेद है। सामवेद को हमने बताया था बुक ऑफ म्यूजिक है, ये संगीत की एक पुस्तक है। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को संगीत का विज्ञान कहा जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में वीणा के अंगों की चर्चा की गई है। कौशिकी और जैमिनी ब्राह्मण का जिक्र हमने पहले भी किया था प्राचीन इतिहास में। तो यहाँ संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्रों का जिक्र किया गया है। समुद्रगुप्त को स्वर्ण सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और उत्तर प्रदेश में संगीत का विकास भक्ति आंदोलन और शाही दरबारों के समय में हुआ है। उत्तर प्रदेश में संगीत को संरक्षण देने वाले क्षेत्र आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या, बांदा, दंतिया है। और इसमें आप देखो वल्लभाचार्य ने मंदिरों में भजन गायन की परंपरा शुरू की, ये याद रखिएगा। इनके पुत्र हुए विट्ठलनाथ।
ये अष्टछाप नाम से कवियों का एक समूह बनाया जो अच्छे संगीतकार हुए। कभी ये पूछ ले कौन थे। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का उल्लेख भी नाट्य शास्त्र इसका मूल स्रोत है। तो भारतीय इसमें उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, कर्नाटक संगीत पद्धति डेवलप हुई। दो संगीत पद्धतियां हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित थी। प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती थी। 10 मुख्य विधाएं थी इस शाखा में: ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, सरगम। आते हैं प्रश्न इसमें से। इनमें से कई विद्याओं की उत्पत्ति जो है यूपी में मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब ध्रुपद देखो, तमोरे और पखावज वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके इसको डेवलप किया गया था। इसकी उत्पत्ति मंदिरों से मानी जाती है। अब अकबर के शासनकाल में ध्रुपद इस शैली को काफ़ी संरक्षण प्रदान हुआ। और अकबर के शासनकाल में 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे: तानसेन, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास। ये जरूर याद रखेंगे इनको आप। बेजू बावरा भी याद करेंगे, इसी काल के थे। ध्रुपद का जो डागरी घराना है उत्तर प्रदेश बिहार से संबंधित था। और जो गुंडेचा बंधु और ऋत्विक सान्याल वाराणसी के थे, इन्होंने इस घराने में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ख्याल की अगर हम बात करें, ख्याल शैली की उत्पत्ति अमीर खुसरो के द्वारा मानी जाती है। ख्याल को विशेष महत्व जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने मोहम्मद शर्की ने दिया था, जिन्होंने हमने पीछे डिस्कस भी किया था इसको। ख्याल की रचनाएं बंदिश कहलाती हैं। उत्तर प्रदेश में किराना आगरा घराना ख्याल गायन के लिए फेमस घराना। तराना देखिए, तराना शैली का विकास भी अमीर खुसरो के प्रयासों से हुआ। इसके अलावा ठुमरी गायन शैली है ये। ठुमरी का जन्म जो है वाजिद अली शाह अवध के नवाब के दरबार में हुआ था। इसके अलावा महान संगीतज्ञ हुए हैं बिंदादीन महाराज, ये कथक नृत्य के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में ठुमरी के 2 घराने थे, बनारस और लखनऊ। आ सकता है प्रश्न इसमें। तो बेगम अख्तर ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका रहीं। अख्तरी या इनको अख्तरी बाई फैजाबादी इनके नाम से भी जाना जाता। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इनका जन्म कासगंज पटियाली, उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था, कासगंज में 1253 में। इनका ओरिजिनल नाम पूछता है तो अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु हुए हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। और हिंदुस्तानी शैली के जनक अमीर खुसरो ही हैं। तो अमीर खुसरो क्या क्या थे? संगीतज्ञ थे, रचनाकार थे, इतिहासविद थे, विद्वान थे। अमीर खुसरो ने एक वाद्य यंत्र बनाया था, सितार। सितार को तमूरा और वीणा के मिश्रण से इन्होंने बनाया था। संगीत और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अमीर खुसरो को तूती ए हिंद बोला जाता है, यानी भारत की आवाज़। संगीत की ख्याल शैली को विकसित करने का श्रेय अमीर खुसरो का है। भारत में अमीर खुसरो को गज़ल का प्रतिपादक भी माना जाता है। अमीर खुसरो को एक प्रतिष्ठित लेखक और इनको उर्दू साहित्य, खड़ी बोली साहित्य का जनक भी माना जाता है। इनकी रचनाएं नूह सिपीर, मिफ्ताउल फुतू, किरानुस्सादैन, आईने सिकंदरी, खजाउल फुतू, तुगलकनामा। कुछ लोक संगीत भी हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। कजरी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रावण मास में गाया जाता है। इसके अलावा देखिए, स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली जो कजरी है उसको ढोल मुनिया कजरी कहते हैं। कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा और अक्खड़ बैरागी। अब 4 प्रसिद्ध गायिकाओं के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी, उर्मिला और उषा। इसके अलावा रसिया ब्रज क्षेत्र का लोक गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। चलिए, फाग होली उत्सव पर मनाया जाने वाला गीत है ये। और आगे इनमें से भी आप देख सकते हैं कुछ नृत्य और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो कथक नृत्य की बात करें, ब्रजभूमि की रासलीला से उत्तर पश्चिम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मथुरा, यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अवध का नवाब जो वाजिद अली शाह थे, उसके दरबार में कथक को संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसी के बाद से लखनऊ घराना जो है अस्तित्व में आया और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर कर देंगे। कथक के साथ ध्रुपद संगीत का प्रयोग किया जाता है। लखनऊ और बनारस घराना कथक के लिए फेमस है। प्रथम कथक कलाकार, अब देखो बिरजू महाराज के बारे में बहुत पूछते हैं। लच्छू महाराज, सितारा देवी, रमा देवी, ये सब क्या कथक कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चरकुला, मयूर, रास और झूला। याद रखेंगे किस लिए हैं, आपके यहाँ पर पढ़ लेंगे इनमें। उत्तर प्रदेश में नाट्य देख लेते हैं, शास्त्रीय नाटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नाटक की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले प्रदेश में नाट्य विद्या विद्यमान रही थी। और इसमें देखें 1843 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा राधा कन्हैया का किस्सा ये जो है शुरू किया गया था। और सैयद आगा हसन लखनवी द्वारा इंद्र सभा नाटक बनाया गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता थे बाबू गोपाल चंद्र, इन्होंने नहुष नाटक लिखा। नाटकों की बात चल रही है तो आधुनिक शैली में प्रदर्शित पहला जो नाटक है वो जानकी मंगल है। उत्तर प्रदेश के नाटककार कौन कौन हुए? मोहन राकेश, सूर्य मोहन, आलोक रस्तोगी, विनोद रस्तोगी, कुलश्रेष्ठ आदि।
अब इसमें उत्तर प्रदेश के लोक नाटक देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक नाटक एक तो रामलीला है, देखिए नौटंकी, रामलीला, रासलीला, गुलाबो सिताबो, नगर भाषा, भरथरी, ये आदि हैं। अब इसमें देखो रामलीला के बारे में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2008 में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भगवान राम के जीवन पर आधारित है, इसे सब जानते हैं और ये हर जगह पर हमको देखने को मिल जाती हैं। प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर 10 से 12 दिन तक ये चलता है। ठीक है, आगे देखिए रास लीला भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है, जन्माष्टमी के अवसर पर कराई जाती है। ब्रज भाषा, ठीक है। अब इसमें देखिए नौटंकी, नौटंकी की दो प्रमुख शैलियाँ हाथरसी और कानपुरी। तो नौटंकी स्वांग की एक शाखा कही। राहुला बुंदेलखंड का एक लोक नाटक है और ख्याल पौराणिक कथाएं होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखें आगे नकल, नकल पर आधारित प्रदर्शन है, इसमें नकलची वगैरह होते हैं, बहरूपिया बनते हैं इसमें। स्वांग उत्तर प्रदेश का एक लोक नाटक है, ये दो शैलियाँ रोहतक और हाथरस। गुलाबो सिताबो एक प्रसिद्ध, अब ये गुलाबो सिताबो क्या है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध कठपुतली नाटक है। ये ढोल मंजीरों आदि का प्रयोग किया जाता है और ये कला उत्तर प्रदेश में लुप्त होने की कगार पर है, कभी कभी आपको मेलों वगैरह में दिख जाती है। अगला टॉपिक देखेंगे उत्तर प्रदेश में भाषा, बोली और साहित्य। प्राचीन भारत में वर्तमान उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा गया और जो भारत की प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा का नाम भी दिया जाता है और संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है, हिंदी। अब देवनागरी लिपि में हिंदी, देवनागरी लिपि में हिंदी और संस्कृत भाषाएं लिखी हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजभाषा देखिए, उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित जो हिंदी है, हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा हिंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश के सारे कार्यालयों में किया जाता है। 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया और भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम आया था 1989 का, उसमें उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। अब देखो कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी है, देखो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये पश्चिम में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवा, बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। आगे चलते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, उनके क्षेत्र। खड़ी बोली, इसका पूर्व अगर मूल नाम देखोगे तो कौरवी कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। तो खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, हापुड़, मेरठ, शामली, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद आदि। ठीक है, मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है, इस प्रश्न को मार्क कर लेंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो ही हैं और ये भी इनके जन्मदाता। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। ब्रज भाषा के बाद में ब्रज भाषा के बारे में बात करते हैं तो ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस आदि बरेली में बोली जाती है। तो नैनीताल में प्रचलित ब्रज भाषा को बुक्सा या भुक्सा भी कहा जाता है। ब्रज भाषा की उपबोलियाँ कौन सी है, बुक्सा, ढांगी, अंतर्वेदी, भरतपुरी। बुंदेली बुंदेलखंड की है, कन्नौजी, इटावा आदि में बोली जाती है। अवधी भाषा को आप देख सकते हैं। ठीक है, अवधी की जो बोलियाँ हैं वो गहोरा है, जुड़ और ये है जुड़र। उन कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर आदि में अवधी बोली जाती है। बघेली, सोनभद्र, प्रयागराज आदि में। भोजपुरी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। ठीक है, अब हिंदी प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाने वाली जो बोली है वो भोजपुरी है और भोजपुरी शब्द का प्रयोग रेमंड के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान कौन कौन से हैं, अब देखिए 1976 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान अब लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ। एक अंतिम टॉपिक ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, लेटेस्ट जो जनगणना हमारे पास 2011 वाली है। ठीक है, तो इसके डेटा को याद रखना होगा हमें अभी भी, क्योंकि 2021 में आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई है। तो भारत की जनगणना 2021 देश की 15वीं जनगणना थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख थी, लगभग 20 करोड़ कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल आबादी की 16.5% होती है। अब इसमें देखो, इसमें पुरुषों की संख्या 52% है और महिलाओं की 47% है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज, सबसे न्यूनतम जनसंख्या है महोबा के अंदर। अब भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या में पहला स्थान गांव या ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश
में है, ठीक है, भारत में। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कुल भारत की 18.6% है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में ही है, उसके बाद मुरादाबाद में, गाजियाबाद, फिर कानपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर में। अब इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, नंबर 2 पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या महोबा में मिलेगी, महोबा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, चित्रकूट में है, चित्रकूट ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हमीरपुर में है, याद रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर पर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई 2001 से 2011 के बीच में, उसमें आप देखेंगे तो 20.22% वृद्धि दर्ज की गई। भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% थी। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा 2.2 यानी 2.5% ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी 19.3%, महिलाओं की 21.23%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है श्रावस्ती में देखी गई, और नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में देखी गई। इसके अलावा 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में वृद्धि हुई थी 139 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है, न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि अगर आप देखो तो 1951 से 1961 में 16.38% थी, और लेटेस्ट अगर देखें 2001 से 11 के बीच में 20.2%, यानी बढ़ती हुई आ रही है अभी भी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में देखी गई है 49%, गाजियाबाद में 41%, ठीक है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कानपुर में देखी गई है। आगे चलें, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व को आप जानते हैं, क्षेत्र की कुल जनसंख्या डिवाइड बाई क्षेत्र का, जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है उसका एरिया उस जगह का। उत्तर प्रदेश का जो घनत्व है जनघनत्व वो 829 है, और भारत का जनघनत्व 382, तो इसमें 447 अधिक है उत्तर प्रदेश का। ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद में है, न्यूनतम जनघनत्व सबसे उत्तर प्रदेश में ललितपुर में है। सेक्स रेशियो पर प्रश्न आता है, तो उत्तर प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है वो 2011 में 912 था, 2001 में 898, तो 14 स्त्रियां अधिक इसमें बढ़ गया है। आगे देखें, वर्ष 2011 में अगर आप देखेंगे तो भारत का सेक्स रेशियो 943, उत्तर प्रदेश का 912। ये क्या है, 31 का अंतर है, इसमें अंतर भी पूछ लेता है। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाले जो जिले हैं कौन कौन से हैं, ये जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, और न्यूनतम किस में है, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर। इस वाले सेक्शन से सर्वाधिक प्रश्न मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु में देखें, प्रति 1000 बालकों की तुलना में उस आयु में बालिका की चाइल्ड सेक्स रेशियो हम कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में शिशु जनसंख्या की अगर आप बात देखेंगे तो इतनी जनसंख्या है, ठीक है। और अगर प्रतिशत में देखेंगे शिशु जनसंख्या तो वो 15.4%। भारत में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 13.6%। अब 2011 में उत्तर प्रदेश में शिशु सेक्स रेशियो कितना है, 902। 2001 में ये था 916, और 2011 में भारत का कितना है, 919, ठीक है। ये सारे डेटा एक साथ मर्ज किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला जिला है बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला जिला है बागपत। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु सेक्स रेशियो 885। साक्षरता दर की बात करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो जनसंख्या है उनको एक तरीके से जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत की जनसंख्या में शामिल किया जाता है इसमें। जैसे 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी थी, 67.7%। पुरुष साक्षरता दर 77.3 थी, महिला साक्षरता दर 57.2% थी, ठीक है। अंतर कितना है इसमें, 20.1 का अंतर है। अब इसमें 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई, 11.36%। उत्तर प्रदेश में जो साक्षर जनसंख्या वृद्धि है दर में जो है देश में तीसरा राज्य है ये। सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षर उत्तर प्रदेश में कानपुर में है, कानपुर नगर में, और न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ पर है, श्रावस्ती में। ऐसे डेटा याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर 65.5 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा नगरीय साक्षरता दर 75.1% औरैया में है, और न्यूनतम रामपुर में है। नगरीकरण की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3%, और ग्रामीण जनसंख्या 17.7% है। देखो इस तरह से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वो डेटा भी आप देख सकते हैं पीछे से। अब इसमें देखो अनुसूचित जनजाति और जातियों पर प्रश्न आता है।
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या, इसमें अगर आप देखोगे तो 4,13,57,608 है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो कितना है 20.7%। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। 2001 से 2011 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0.4% की कमी आई थी इसमें। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बागपत है। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 907 है। 2001 में 900 था। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक सेक्स रेशियो आजमगढ़ में मिलेगा आपको। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से? सीतापुर में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। आगे हम बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ, इसके बारे में देखिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.5% या 0.6% कहेंगे इसको। देखो ये सारे फैक्ट हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। फैक्ट याद रखेंगे तो प्रश्न कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो वो 11,34,000 है। इसके अलावा इसमें पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या में आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाली जो है वो सोनभद्र बलिया में है, न्यूनतम बागपत में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला सोनभद्र है और बागपत है न्यूनतम। उत्तर प्रदेश में धर्म पर आधारित जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। 2001 पर आधारित है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन है 79.7%। मुस्लिम पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर है 19.26%। सिख 0.32%। फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं। सबसे कम बौद्ध हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 वाली जो है, इसके अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु जनसंख्या कोष की स्थापना की जाएगी। 2011 तक प्रजनन दर 2.1% तक लाना है और 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान आयु 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष तक ले जाना है। ठीक है, ऐसे इसमें प्रावधान किए गए। तो इसमें से कुछ पीछे आप जो हैं ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जैसे प्रयागराज हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले में जैसे ये श्रावस्ती हैं, ये आपको कर लेंगे। ठीक है, नोट से। तो ये सेशन हो गया आपका यूपी जीके का। ठीक है, और ये पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैराथन में। थैंक यू सो मच भाई। रिस्पांस आप जल्दी जल्दी इसमें थोड़ा बढ़ाइए, लाइक एंड शेयर करते रहिए तो आपको जल्दी से सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा दूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।